नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए थे। कल हमने 5वां यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय दल तथा विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियाँ, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गठबंधन की सरकारें या मिली सरकारें। गठबंधन की सरकार या मिली सरकार, इसका मतलब आप जानते होंगे, जब कोई एक पूर्ण बहुमत पाकर कोई एक नेता अपनी सरकार नहीं बना सकता, एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकता, तब क्या होती है, बना सकती वो पार्टी, तब गठबंधन की सरकार बनती है, यानी मिली सरकार, जिसमें हर किसी का बराबरी का हाथ होता है। अब संसदीय व्यवस्था, यानी अपने जो भारत के संविधान में है वो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से परस्पर संबंधित है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका यानी मंत्रिमंडल अपने पद पर जब तक आसीन रहकर काम कर सकता है, जब तक उससे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त रहता है। साधारण भाषा में हम बोले तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। इस संसदीय व्यवस्था में सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के चुनाव होते हैं, और इन चुनावों में जब राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मनोनीत करता है, तथा मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है। लेकिन जब लोकप्रिय सदन चुनाव के किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, त्रिशंकु यानी लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी रहती है, तब राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के बीच में गठबंधन को जन्म देने वाली प्रक्रिया होती है, और गठबंधन राज्य के प्रधान को अपने बहुमत से आश्वस्त कर देता है। उस गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मिलीजुली सरकार का गठन करता है। इस प्रकार मिलीजुली सरकार ऐसी सरकारें होती है जिसमें सरकार होती है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी बहुत ही जरूरी होती है। यानी मिलीजुली का मतलब आप समझते हो, एक दल से तो कोई सरकार, एक बहुमत वाली सरकार बनेगी, एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो 2 या 2 से अधिक जो दल मिलते हैं एक साथ, तब गठबंधन की सरकार का निर्माण होता है। मिलीजुली सरकार मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती है। ऊपर से देखने पर गठबंधन की सरकार चाहे कितनी भी ठोस प्रतीत होती हो, लेकिन उसके अंदर मतभेद के स्वर विद्यमान होते हैं। भागीदारी दलों के बीच विद्यमान ये राजनीतिक मतभेद तो 2 दलों को अपना अलग अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। मिलीजुली सरकारें सम्मेलन की राजनीति का परिणाम होती है, और विभिन्न राजनीतिक दल सम्मेलन की इस राजनीति को चुनाव के पूर्व या चुनाव के पश्चात अपना सकते हैं। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन बनते हैं उसके अवसरवादिता का तत्व कम होता है, साथ ही साथ काम करने का जो आधार है वह बन जाता है। चुनाव के पश्चात चुनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं, उसे उत्तरदायित्व का तत्व अधिक अंश में विद्यमान रहता है, और इन्हीं गठबंधनों को वह कमज़ोर कर देता है। मिलीजुली सरकारों के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। मिलीजुली सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं। भागीदार दलों की संख्या इससे अधिक होती है। भागीदार जो दल है वो गठबंधन की राजनीति को प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। लक्ष्य सारभूत में कुछ प्राप्ति हो सकती है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्ति होती है। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि गठबंधन का प्रत्येक जो प्रमुख भागीदार अपने राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मिलीजुली सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इस कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता।
मिलीजुली सरकार ऐसे न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है जिसे सत्ता के भागीदार दल अपनी विचारधारा की दृष्टि से आदर्श मानकर नहीं बल्कि समझौते की दृष्टि से अपनाते हैं। इस मिलीजुली सरकार पर मिलीजुली सरकार जो होती है यथार्थवाद पर आधारित होती है। मिलीजुली सरकार की संकल्पना और प्रबंध में एक मूलभूत विकासशीलता होती है। यह विकासशीलता अनेक रूपों में हो सकती है। यह सरकार नवीन तथा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए किसी विशेष राजनीतिक तकनीक को भी अपना सकती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि मिलीजुली सरकारों या संयुक्त सरकारों के प्रतिमान क्या होते हैं, यानी उन प्रतिमानों का एक जो प्रतिमान होता है वो मैं बताऊंगी। नंबर 1 पॉइंट, दल की प्रधानता वाला गठबंधन। दल की प्रधानता वाला गठबंधन में क्या होता है, इस गठबंधन में एक राजनीतिक दल की प्रधानता रहती है और किसी छोटे तथा अन्य राजनीतिक दल उस प्रमुख दल के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई समूह बनाते हैं जिसका नेतृत्व करता है, उसी तरीके से छोटे छोटे दल का एक बड़ा दल यानी उसका जो प्रधान होता है वह उस दल की प्रधानता रहती है। ये छोटे राजनीतिक दल सरकार के जीवन तथा कार्यकारिणी को प्रभावित करते हैं लेकिन उनको नियंत्रित नहीं कर पाते। सामान्य स्थिति यह होती है कि किसी छोटे राजनीतिक दल के अलग हो जाने पर सरकार बनी रहती है। मिलीजुली सरकार का यह प्रतिमान कुछ अर्थों में एक दलीय सरकार के साथ समान आचरण करता है। विशेष रूप से यह स्थिति उस समय होती है जब मिलीजुली सरकार का नेतृत्व एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है लगभग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन। ये गठबंधन सामान्यतः चुनाव के पूर्व ही बन जाते हैं और लक्ष्य की राजनीति इन दो गठबंधनों में बंट जाती है। सबसे एक जैसे मैं आपको बताऊं, केरल की राजनीति इसका एक उदाहरण है। इस राजनीति केरल की राजनीति के दो गठबंधन हैं। पहला संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और दूसरा संयुक्त वाम गठबंधन जिसका नेतृत्व सामान्यतः मार्क्सवादी दल के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट रहेगा अपना निश्चयतात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। यह अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन ऐसा होता है जिसमें भागीदार दल किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान शक्तिशाली शत्रु मानते हैं। उस शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर करने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। इस प्रतिमान में सामान्यतः मिलीजुली सरकार के भागीदार दलों के बीच राजनीतिक विचारधारा का कोई तत्व नहीं होता। आता है अपना लास्ट पॉइंट, राष्ट्रीय सरकार। गठबंधन का चौथा प्रतिमान राष्ट्रीय सरकार के रूप में होता है। इन राष्ट्रीय सरकारों का गठन सामान्यतः राष्ट्रीय संकट यानी बाहरी आक्रमण अथवा अन्य कोई गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए किया जाता है और राष्ट्रीय सरकार में देश के प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होते हैं। द्वितीय जो महायुद्ध के समय ब्रिटेन के राष्ट्रीय सरकार का गठबंधन हुआ था, भारत में राष्ट्रीय सरकार के गठबंधन की बात करें तो कुछ परिस्थितियों में जैसे 1979, 1996, 1997 इसमें इन काल में क्या हुआ, विभिन्न स्तरों पर चली गठबंधन राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात, लेकिन अब तक कभी राष्ट्रीय सरकार का गठबंधन नहीं हुआ। 12वीं, 13वीं, 14वीं तथा 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भारत में केंद्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकार का जो गठन हुआ वह कुछ बातों की दृष्टि से मिलीजुली सरकार के इन सभी प्रतिमानों से अलग हटकर रहा है। 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतंत्रात्मक जो गठबंधन की भारी सफलता मिली। भाजपा ने अकेले ही 282 सीटों पर विजय प्राप्त करी और इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इससे उससे गठबंधन के साझेदारी की मनमानी तथा दबाव को नहीं झेलना पड़ा। अब भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकार। भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकार के बारे में यह सामान्यतः सोचा जाता है कि द्विदलीय व्यवस्था में एक दलीय सरकार का गठन होगा। बहुदलीय व्यवस्था में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण मिलीजुली सरकार का गठन करना होगा। भारत में लंबे समय तक इस सामान्य नियम का अपवाद रहा है। इस स्थिति का कारण था भारत की बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों की प्रधान स्थिति प्राप्त होना।
1947 से लेकर 1996 यानी 66 तक ये स्थिति थी कि कांग्रेस को न केवल केंद्र वरन अधिकांश राज्यों के क्षेत्र में भी प्रधानता की स्थिति प्राप्त थी। भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3 दशक के बाद लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल यानी भाजपा ने अपना स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले अन्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अद्भुत सफलता प्राप्त की तथा भाजपा ने अकेले ही 282 सीटों पर विजय प्राप्त कर लोकसभा से स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भारत में अगर हम मिलीजुली सरकारों पर अगर अध्ययन करें या स्टडी करें तो भारत में मिलीजुली सरकार पर 2 स्तरों पर अध्ययन किया गया जा सकता है। नंबर 1 केंद्र स्तर पर मिलीजुली सरकार तथा दूसरा राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकारों का राजनीतिक व्यवस्था पर या राजनीतिक सरकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 गैर कांग्रेसवाद यानी निषेधात्मक आधार पर आधारित सरकार है। 1967 to 70 और 1977 to 79 में राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों का एक गठन निश्चित किंतु निषेधात्मक आधार पर हुआ और यह आधार रहा कि गैर कांग्रेसवाद अर्थात कांग्रेस दल को सत्ता से दूर रखना, निषेधात्मक आधार पर गठित होना इन सरकारों के बीच बड़ी कमजोरी थी। नंबर 2 सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव। मिलीजुली सरकार के भागीदारी दल समान विचारधारा से जुड़े हुए समान धर्मा हो तो समान धर्मा यानी एक समान धर्म वाले हो तो मिलीजुली सरकार एक सुदृढ़ इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन इन मिलीजुली सरकारों का भागीदार दल समान धर्मा नहीं थे तो विचारों में एकता नहीं होती है और विचारों की एकता में वह जुड़े हुए नहीं होते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक असमानता की स्थिति आती है। मिलीजुली सरकारों में वामपंथी, मध्यम मार्गी, दक्षिणपंथी सभी धर्म किया, सभी पंथ सम्मिलित थे। ये सरकारें विचारधारा और कार्यक्रम की एकता से अवसरवादी गठबंधन के रूप में थी। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का ह्रास। संसदीय सरकारों में मंत्रिमंडल शासन की सर्वोच्च इकाई मुख्यमंत्री जो होता है शासन का प्रधान होता है, लेकिन मिलीजुली सरकारों में मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का पद दोनों ही आघात पहुंचाने वाली स्थिति में बन जाता है। मिलीजुली वाली सरकारों में राज्यों के समन्वय की समिति की व्यवस्था की गई थी और समन्वय समिति सुपर कैबिनेट की भांति मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को आदेश और निर्देश देती थी। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन राज्य के विधायकों में नहीं वरन समन्वय समिति ने भी किया। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री आसक्त हो गए और प्रशासन को प्रभावशाली नेतृत्व नहीं दे सके। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को निरंतर दबाव और प्रतिदबाव की स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब है संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्यकारिणी की आशा की जाती थी, लेकिन मंत्रिमंडलों ने कभी भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया। मंत्रियों द्वारा न केवल सार्वजनिक रूप से मतभेद व्यक्त किए गए वरन मंत्रियों द्वारा एक दूसरे से आलोचना की भी बात की गई। अब है राजनीतिक दल को बढ़ावा देना और भागीदारी दलों के बीच में मतभेद और तनाव। मिलीजुली सरकार में क्या होता है, प्रत्येक भागीदार दल होते हैं निस्वार्थ भाव से अपने निहित से स्वार्थों की रक्षा करने में लगा रहता था, लेकिन प्रत्येक दृष्टि से अगर आगे आने वाले चुनाव पर लगे अपन देखें तो इस बात के कारण भागीदार दलों में निरंतर मतभेद तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अलग अलग दल होते हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। फिर केंद्र तथा राज्यों में मतभेद और तनाव। राजनीतिक व्यक्तित्व के अहम की जो टकरार होती थी वह राज्य स्तर पर सत्ता संघर्ष और केंद्र तथा राज्यों के बीच जो मतभेद तनाव को जन्म देने का कार्य करता था। अब है राज्यपाल की भूमिका पर विवाद। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल पद की व्यवस्था राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में की, लेकिन
व्यवहार में राज्यपाल पदाधिकारी व्यक्ति व्यक्तियों ने केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका को अपनाते हुए सरकार को गिराने के विविध प्रकार के षड्यंत्र किए। इससे राज्य सरकारों के कार्यकारिणी में बाधा पहुंची, राजनीतिक अस्थायित्व के वातावरण में वृद्धि हो जाती। फिर है राजनीतिक अस्थायित्व। राज्य स्तर पर इन गैर कांग्रेसी मिलीजुली सरकारों का गठन परिवर्तन की लहर से प्रेरित होकर आशा, उत्साह और उल्लास के वातावरण में हुआ, लेकिन इन सरकारों का कार्यक्रम आशा के अनुरूप नहीं रहा। सरकार के भागीदार दलों के बीच मतभेद तथा तनाव, राजनीतिक दल बदल, सरकार में शामिल कुछ दलों तथा व्यक्तियों के घोर अनुत्तरदायी आचरण और इन सरकारों के विरुद्ध निरंतर चल पड़ रहे षड्यंत्रों के कारण सरकारों का जो औसत जीवन काल है केवल कुछ ही महीनों का रहा। अब राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों के बाद हम चर्चा करेंगे केंद्र में मिलीजुली सरकार। भारत में सामान्यतः क्या होता है, एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था रही है। दलीय व्यवस्था के इस स्वरूप के कारण लोकसभा में सामान्यतः एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता था और इस केंद्रीय स्थिति पर दल की सरकार का गठन होता था। इस प्रकार 1988 तक केंद्र में एक दल की सरकार तथा सामान्य स्थिति और मिलीजुली सरकार अपवादपूर्ण स्थिति में थी, लेकिन भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता समाप्त हो गई। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मिलीजुली सरकारों का क्या निष्कर्ष है, क्या मतलब सुझाव देने चाहिए। राज्य स्तर पर जो मिलीजुली सरकारों का प्रयोग आज से लगभग 35 वर्ष पहले अपनाया गया था, यानी 1967 से 70 वर्षों के प्रयोग यह लगभग पूर्णतया असफल रहा। लेकिन आगे चलकर संभवतया राजनीतिक दलों ने राजनीतिक यथार्थ को अधिक अच्छे रूप में समझा तथा राजनीतिक स्तर पर मिलीजुली सरकार के सुधरे रूप को अपनाया। आज राज्य का स्तर महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, मेघालय और राज्य में मिलीजुली सरकारों पर अपेक्षाकृत ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, लेकिन ये मिलीजुली सरकारें जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन असफलता उतनी ही सीमा तक है जितनी सीमा एक दलीय सरकारें असफल हुई, यानी केंद्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकारें निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाई। हम इन सरकारों को असफल कहने के लिए विवश है, लेकिन इन सरकारों को असफल कह देने मानने से हमारे अध्ययन की समाप्ति नहीं हो जाती। सही और संपूर्ण अर्थों में अगर कोई राजनीतिक दल अखिल भारतीय दल नहीं है तो इस स्थिति के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु लोकसभा या खंडित जनादेश की महामारी ने अब केंद्र को ग्रसित कर लिया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मिलीजुली सरकारें या गठबंधन की सरकार, यानी जब एक दल को पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो वह क्या करता है, दो दलों से या दो से अधिक दलों के बीच में मिलकर अपनी एक सरकार बनाता है। मिलीजुली सरकार में क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए रहता है, जिससे उनके विचारों में समानता नहीं आती, और जब विचारों में समानता नहीं आती है तो केंद्र और राज्यों के विभिन्न सरकारों के बीच में क्या होता है, मतलब असमंजस की स्थिति बनी रहती है और सब कुछ उसके बीच में ऐसे मतलब जहाँ वो कहो तो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती, मतलब इस तरीके कहना है। यहाँ पे मुख्यमंत्री की जो भूमिका होती है वो उस प्रकार की भूमिका नहीं रहती है जो एक स्पष्ट बहुमत मिलने पर वो सरकार बनाकर अपना करता है। वैसे तो मिलीजुली सरकार के बाद में हम ये 5 यूनिट के 30 सब पॉइंट के बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे राजनीति में अपराधीकरण। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको घर बैठे आसानी से प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं आपको कोरोना के काल को चलते हुए देखते हुए घर बैठे आपको जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो रही है,
आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और शिक्षा प्राप्त करें। जो समझ में नहीं आए पॉइंट उसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बताएं, ताकि हम उसको पढ़ के आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका हल बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।